क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। पोस्टमार्टम के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में भू समाधि दी जा रही है। इससे पहले 5 डॉक्टरों की टीम ने उनके शव का 2 घंटे तक पोस्टमार्टम किया। विस्तार से जांच के लिए विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है और उस दौरान वहां पुलिस के बड़े अधिकारी और मठ से जुड़े कुछ लोग भी मौजूद थे। एक नया विवाद महंत नरेंद्र गिरी की लिखावट को लेकर हो रहा है। कई लोगों का आरोप है कि सुसाइड नोट में जो लिखावट है वो महंत नरेंद्र गिरी की नहीं है। ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ये उनकी राइटिंग नहीं है तो फिर उनके लिए सुसाइड नोट क्या किसी और ने लिखा या फिर किसी ने यह सुसाइड नोट वहां डालकर उनकी हत्या कर दी। कई लोग हैं जो उनकी हत्या का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विस्तृत डिटेल्स का इंतजार रहेगा। लेकिन जो प्राथमिक खबर निकल कर आई है उसके हिसाब से यह है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई। 20 वर्षों से नरेंद्र गिरी जी महाराज का मेरा मित्रवत संबंध था। नरेंद्र गिरी जी के सारी राइटिंग, नरेंद्र गिरी जी महाराज के सारे शब्द, नरेंद्र गिरी जी महाराज के सारे प्रवचन मैं सुनता था, जानता था, समझता था, देखता था। मैं सुसाइड नोट को देखने के बाद मुझे इस बात का स्पष्टीकरण हो गया है कि ये सुसाइड नोट उनके द्वारा लिखे गए नहीं है। ये स्पष्ट है और इसकी जांच फॉरेंसिक तो हो ही, लेकिन मैं हाई कोर्ट के पैनल से भी करना चाहूंगा। मैं राज्य सरकार से भी इसकी जांच चाहूंगा। संतुष्टि हम लोगों को नहीं मिली, अगर क्योंकि योगी जी हमारे प्रिय हैं, योगी जी हम संत हैं और योगी जी कर्मठ हैं, योगी जी इस मठ से संबंध रखते थे। इसलिए मुझे लगता है कि योगी जी इस पूरी प्रक्रिया को स्वतः संज्ञान में लेकर के कराएंगे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल, 2 छोटे से सवाल थे जो आपस में जुड़े हुए थे कि पहला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो खबर निकल कर आई है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, और दूसरा, कैलाशानंद गिरी जो निरंजनी अखाड़े के हैं वो बड़े ही दावे से ये कह रहे हैं कि लिखावट उनकी नहीं है, हस्ताक्षर भी उनके नहीं है। ऐसे में अगर उनके नहीं थे तो किसने लिखा? देखिए, जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सवाल है, पोस्टमार्टम हो गया है। अभी ऑफिशियली उसकी कोई भी जानकारी प्रशासन की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। कुछ सोर्सेज ने इलाहाबाद में ये कहा है कि दम घुटने से मौत पोस्टमार्टम से पता चली है और विसरा को प्रिजर्व कर लिया गया है, उसको लैब भेजा जाएगा जांच करने के लिए ताकि और चीजें साफ हो पाएं। तो पोस्टमार्टम की सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जब कोई पुष्टि की जाएगी तो ऑफिशियली उसके बारे में बताया जा सकेगा। दूसरी बात यह है कि जो साधु जी कह रहे हैं कि उनकी राइटिंग नहीं थी, या अब वो आनंद गिरी कह रहे हैं। आनंद गिरी उनके सबसे करीबी शिष्य रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने उनको कभी खत लिखते भी नहीं देखा, वो लिखते पढ़ते नहीं थे। तो ये बात बहुत मुश्किल है कि जो उनका सबसे करीबी शिष्य है उसने ही उनको कभी लिखते पढ़ते नहीं देखा, तो जो किसी दूसरे अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं वो उनकी हैंडराइटिंग पहचानते हों जब तक कि वो उनसे कोई खतो किताबत ना होती रही हो। ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरी चीज क्या होती है कि हम जब किसी को जानते हैं सामने से, और जब तक वो हमें अपनी समस्या, अपनी परेशानी, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या है, ये नहीं बताता है, और अचानक अगर वो कभी खुदकुशी हो जाती है तो ये यकीन करना मुश्किल होता है। आदमी को लगता है कि इतने बड़े आदमी थे, इतने मजबूत थे, हट्टे तगड़े थे, अभी तो कल मिले थे, अच्छे से बात कर रहे थे, हंस के बातचीत कर रहे थे, आज खुदकुशी कैसे कर ली। लेकिन इंसान के जहन की बहुत सारी परतें हैं और जो उसको साइकियाट्रिस्ट ही ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता कि हमारा दिल नहीं कहता कि वो खुदकुशी कर सकते हैं। इसके लिए साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत होती है और वो पुलिस और जो एक्सपर्ट्स हैं वो जुटाएंगे, क्योंकि फॉरेंसिक जांच से पता चलेगा कि ये खत उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है। उसके हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स भी होंगे, क्योंकि उन्होंने मठ के लिए भी कोई जमीन जायदाद खरीदी बेची होगी, उसके ऊपर उनके सिग्नेचर होंगे। जाहिर सी बात है, मठ का अकाउंट होगा, उसमें से वो पैसे निकालते या किसी को चेक देते होंगे, तो चेक के ऊपर उनके दस्तखत होंगे। तो फॉरेंसिक जांच से पता चलेगा उस खत के ऊपर किसके उंगलियों के निशान हैं, उस सुसाइड नोट के ऊपर वो जो हैंडराइटिंग है वो एग्जैक्टली उनकी है या नहीं है। और अगर उनकी हैंडराइटिंग पता चलती है तो एक बड़ा सवाल ये है कि वो जो ये कह रहे हैं कि मेरी कोई तस्वीर कंप्यूटर से बना करके, यानी कोई फोटोशॉप करके या कोई वीडियो को मॉर्फ करके मुझे किसी
महिला के साथ, किसी लड़की के साथ गलत काम करते हुए दिखाने वाला वीडियो वो जारी करने वाला था, यानी उसने जारी किया नहीं था, वो शायद ऐसा करता, उसके पहले उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो एक बड़ी न समझ में आने वाली बात यह है कि अगर कोई ऐसा फर्जी वीडियो आनंद गिरी जारी करने वाला था, और जो महंत जी हैं नरेंद्र गिरी, वो इस देश के प्रधानमंत्री को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, राष्ट्रपति को जानते हैं, मुख्यमंत्री को जानते हैं, और इतने पावरफुल शख्स हैं, तो उन्होंने उसकी जांच कराने के बजाय सुसाइड करना बेहतर क्यों समझा? तो ये जब आनंद गिरी से तफ्तीश होगी तो शायद ज्यादा बातें क्लियर होंगी। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं, जिनका जवाब तलाशना होगा। शुक्रिया। आइए अब आपको उस आनंद गिरी के बारे में बताते हैं कि आखिर वो कौन है जिसे महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार बताया। वो कभी उनका सबसे प्यारा शिष्य था और लोग उसे उत्तराधिकारी भी समझते थे कि वही होगा। पिछले कुछ वक्त से गुरु और शिष्य के रिश्ते खराब थे। झगड़े की वजह बाघंबरी मठ की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। आनंद गिरी नरेंद्र गिरी पर मठ की संपत्तियों को बेचने का आरोप लगा रहे थे। अब नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट से वो खुद फंस गए, लेकिन उनके शिष्य उनके समर्थन में अभियान चला रहे हैं। कमाल खान की ये रिपोर्ट। आनंद गिरी संतों में हीरो माने जाते हैं। फेयर, स्लिम, टॉल, लंबे बालों वाले खूबसूरत योग गिरी। नरेंद्र गिरी टीनेजर आनंद को हरिद्वार के किसी आश्रम से लाए थे। वो उनके सबसे प्रिय शिष्य माने जाते थे। हर कोई उन्हें उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी समझता था, लेकिन गुरु से झगड़ा हुआ तो उसे धर्म युद्ध कहने लगे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने हम नागाओं को एक नारा दिया था, एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र। आज ये विवाद गुरु शिष्य का नहीं है। मैं हार जाऊं या वो हार जाएं, मैं जीत जाऊं या वो जीत जाएं, इस बात पे नहीं है। बात इस पे है कि आज प्रयागराज की अस्मिता पे ये सवाल है। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर बाघंबरी मठ की 40 करोड़ की जमीन बेच डालने का आरोप लगाया। आनंद की तरफ से नरेंद्र गिरी पर ज्यादातर हमले फेसबुक पे वी सपोर्ट स्वामी आनंद गिरी और फैंस स्वामी आनंद गिरी नाम के फेसबुक पेजेस से होते थे। बीच में आनंद गिरी नरेंद्र गिरी को नार्को टेस्ट कराने की भी चुनौती देने लगे। मैं सच या झूठ बोल रहा हूं, उसके लिए चाहे तो सरकार की मदद लेकर के नार्कोटिक टेस्ट भी मेरा कराया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ अपेक्षा ये भी करूंगा कि उधर से भी नार्को टेस्ट हो, और अगर वो दोषी पाए जाए तो उन पे भी कार्रवाई करने का आप सामर्थ्य रखें। एक दिन आनंद गिरी के समर्थकों ने फेसबुक पेजेस पे नरेंद्र गिरी की एक ऐसी वीडियो जारी की जिसमें वो किसी शिष्य की शादी में नोट उड़ा रहे थे। बाद में वहां रंगारंग नृत्य भी हुआ। जब इसका इल्जाम आनंद गिरी पे लगा तो उन्होंने इसकी सफाई में एक वीडियो मैसेज जारी किया। वीडियो मैंने नहीं बनाई है और कोई वीडियो में मैंने जबरदस्ती किसी को नहीं कहा कि आप वहां खड़े हो जाओ, फिर भी इसका ब्लेम मुझ पे लगाया जा रहा है और उनके गुरुओं के द्वारा अब मुझे षड्यंत्र से फंसाने की साजिश की जा रही है। वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया में 2 शिष्याओं से बदसलूकी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में बरी हो गए। इन विवादों के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को बाघंबरी मठ और निर्वाणी अखाड़े से निकाल दिया, लेकिन अखाड़े के लोगों ने सुलह कराई। तब आनंद की ये वीडियो सामने आई। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस देता हूँ। गुरु शिष्य में नया विवाद तब शुरू हुआ जब आनंद ने अपने गुरु को बताए बिना हरिद्वार में आश्रम बना लिया। अब आनंद की पुलिस हिरासत के बाद उनके समर्थक उनकी हिमायत में अभियान चला रहे हैं। ऊपर बेकार के अनर्गल आरोप जो लगा रहे हैं वो निरर्थक हैं, बेबुनियाद हैं। ये तो एक तरह से युवा संतों को फंसाने के लिए, चारों तरफ से घेरने के लिए इन्होंने पड़ाव डाला हुआ है और ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज में संगम के पास यही बड़े हनुमान जी का मंदिर है
जहां से गुरु शिष्य के स्नेह की एक कहानी शुरू हुई, जिसका अंजाम गुरु की मौत के ऊपर हुआ। रिश्ते अपने रूप बदल लेते हैं, वक्त का कुछ ऐसा ही सितम रहा। प्रयागराज में राजेश गुप्ता और नितिन गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की गई। डीआरआई ने अब तक ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप यानी 3000 किलोग्राम बरामद की हेरोइन। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 से 15,000 करोड़ है। नीता शर्मा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। नीता, कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या पहली बार उस पोर्ट पर ऐसा कुछ हुआ या फिर होता रहा था और इसी कॉन्फिडेंस में इतनी बड़ी खेप वहां पहुंची और पकड़ी गई। ये शारिक सिंगल कंसाइनमेंट है, भारत की सबसे बड़ा अगर ओवरऑल है कंसाइनमेंट का, अगर पकड़े जाने का अगर हम मामला ले, पूरे भारतवर्ष में ये सिंगल कंसाइनमेंट में ये सबसे बड़ी खेप जो है वो फिलहाल पकड़ी गई है मुंद्रा पोर्ट में। मामला गुजरात का है, इसलिए राजनीतिक जो है वो होता जा रहा है। लेकिन जो डीआरआई ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है ये किया था, जिसके चलते अब 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से जो 2 लोग हैं वो एक कपल है। ये कपल जो है ये विजयवाड़ा का बताया जाता है, चेन्नई का बताया जाता है, जिनकी एक कंपनी थी आशी ट्रेडिंग कंपनी, जो विजयवाड़ा में रजिस्टर्ड थी। ये इंपोर्ट कर रहे थे टैल्क, इसमें लेयर्ड फॉर्म में ये जो ड्रग है वो आया है। जो डीआरआई ने अभी जो शुरुआती आंकलन किया है उसमें बताया जा रहा है इस 3000 किलो जो ये ड्रग है इसकी वैल्यू जो है वो 21,000 करोड़ जो है वो बताई जा रही है। इसमें ये जो कंपनी जहां से इंपोर्ट किया जा रहा था उस कंपनी का नाम हुसैनी है, जो एक ईरानियन बेस्ड कंपनी है जो कांधार में बेस्ड है। इसलिए ईरान और अफगानिस्तान का भी लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। ये ऑलरेडी पहले से एक इस्टेब्लिश्ड रूट रहा है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, ईरान से जो गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो एक इस्टेब्लिश्ड रूट रहा है जहां पे इस तरह की जो खेप है वो आती रहती है। लेकिन ये एक सिंगल लार्जेस्ट कंसाइनमेंट में पहली बार जो है वो वहां पे पकड़ी गई है। तो ये अब मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो की जा रही हैं। डीआरआई ने तो इन्वेस्टिगेशंस की हैं, ईडी ने टेक ओवर भी कर लिया है, ईडी भी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है साथ में, क्योंकि ये नार्को टेररिज्म का मामला अब सामने आता जा रहा है। इसलिए आरएनडब्ल्यू और आईबी जो है वो भी अलग अलग जगहों पे छापामारी कर रही है, कुछ लोगों से पूछताछ जो है वो फिलहाल चल रही है। तो आने वाले दिनों में ये मामला न सिर्फ राजनीतिक रहेगा बल्कि काफी सीरियस एंगल्स जो हैं वो सामने दिखाएगा। शारिक, शुक्रिया नीता डिटेल में बताने के लिए कि कहां से आया, कब चला और किस तरह से अथॉरिटीज के हत्थे चढ़ा। दिल्ली के कालकाजी इलाके में किर्गिस्तान की महिला और उसके बेटे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मिस्कल नाम की महिला ग्रेटर कैलाश 2 में अपने पति विनय के साथ रहती थी। उसका पति से बच्चे के अस्पताल ले जाने के लिए झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मिस्कल उज्बेकिस्तान की एक महिला के साथ अस्पताल गई। बाद में उसी महिला के घर में मिस्कल और उसके बेटे का शव बरामद हुआ। पुलिस मिस्कल की महिला दोस्त और उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा चले या नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत आरोपों को खारिज कर दिया था। गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कविता की याचिका पर नोटिस जारी कर सभी पक्षों से जवाब मांगा था। गौरी लंकेश की 2017 में बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।